बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटर मोहम्मद फैजान, एन एक्स एयरफोर्स पर्सनल फ्रॉम एजू स्मार्ट, द बेस्ट कोचिंग एकेडमी, एंड वेलकम टू डे 3। आज हम डे 3 का लेक्चर नंबर आई थिंक सो 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा, लेकिन डे आज हमारा 3 है। अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा जो डे 2 था वो एक लेंथी डे था। 2 घंटे 15 मिनट हमने पढ़ा था कल। आज भी वैसा ही एक दिन होगा जिसे हम कहेंगे लेंथी डे। और आज का जो लेक्चर होगा वो अपनी स्क्रीन पे जाके देखते हैं। और फिर से वन मोर टाइम आई एम सेइंग, बेटा अगर मेरे लेक्चर लेने हैं ना तो कमर कस लो, क्योंकि मेरे लेक्चर बड़े बड़े होते हैं। ये 2-4 मिनट का लेक्चर मैं नहीं देता। अच्छा, ये कल मैंने एक अपने चैनल का लिंक आपको शेयर किया था, एजू स्मार्ट प्लस का। ये चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा। ये चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा लाइक, अगर आप FIA, FBR, ASF, ANF, इस तरह के जो सिविल सर्विसेज 1 पेपर PPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है एजू स्मार्ट प्लस। ये बिल्कुल न्यू चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह इस पे भी आपको हमारी एक सीरीज स्टार्ट है, टॉप 50 MCQs रिपीटेड वाली, ये आप देखें। एज वेल हमारी जो क्लासेस हैं वो भी फ्री भी स्टार्ट हैं, पेड भी क्लास हैं स्टार्ट हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ओके, लेक्चर्स की तरफ चलते हैं, छोड़ते हैं इन चीज़ों को। हमारा जो AFNS 2026 का भी लेक्चर चल रहा है, हम उस पे चलते हैं। डे 3। सो डे 3 लेक्चर नंबर 4। कल हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कितनी टाइप्स रीड की थी, मुझे ये बता दें जरा। कल हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कितनी टाइप्स पढ़ी थी? 10 टाइप्स पढ़ी थी। जी, 10 टाइप्स हमने कल पढ़ी थी। तो आज डे 3 में भी हम मजीद 10 टाइप्स पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों का वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इधर ही खत्म कर दूँ। ठीक है, फिर हम डे 4 में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखेंगे। सो AFNS डे 3 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस का लेक्चर नंबर 4 अबाउट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। कल हमने बेटा जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने एनोलॉजी डिस्कस कर ली, ऑड मैन आउट कर लिया, कॉमन सेंस, कोडिंग डी कोडिंग, जम्बल्ड स्पेलिंग, अल्फाबेट मैनेजमेंट, डिक्शनरी अरेंजमेंट, स्पीड एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन सेंस एंड कैलेंडर क्वेश्चंस। ये 10 टाइप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको कल दिए थे। आज जो मजीद इस लेक्चर में हम 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है रैंकिंग सेंस। दूसरी टाइप है प्राइस एंड डजन से रिलेटेड। थर्ड टाइप है बेटा ब्लड रिलेशन रिलेटेड। फोर्थ टाइप है बेसिक मैथमेटिक्स के रिलेटेड। एंड फिफ्थ टाइप इज अबाउट द एज प्रॉब्लम्स। मैं दोबारा से आपको एक और बात कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो आर्मी में सिलेक्ट होना, AFNS में सिलेक्ट होना, तो OIR आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप OIR अपना अच्छा नहीं करते, आई एम सॉरी टू से, आप पास तो हो सकते हो लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी गाइडर जो आपको OIR के बारे में नहीं बताता, जो आपको OIR के मुताबिक तैयारी नहीं करवाता, आप उससे अपना पीछा छुड़वा लें, क्योंकि OIR ही आपकी सिलेक्शन का जामन है। और OIR बनता है इंटेलिजेंस की बेस। हर टाइप आपकी क्लियर होगी तो ही आपका OIR अच्छा होगा, तो ही आपकी सिलेक्शन अच्छी। टाइप 11 रैंकिंग सेंस। अच्छा, आप OIR कैसे कर सकते हो, वो आपको मैं लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा। ठीक है, आप OIR कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। टाइप 11 रैंकिंग सेंस। रैंक क्या होता है बेटा? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम है रैंकिंग सेंस। अब रैंक होता क्या है बेसिकली? बहुत आप एक क्लास में पढ़ते हो, क्लास में आपने देखा होगा कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ आता है। उसी को रैंक कहते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट बड़ी है, ये बड़ा है, ये छोटा है।
आपको डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज दिए जाते हैं और आपने उनके रैंक निकालने होते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम इनके एमसीक्यूज बेटा सॉल्व करें तो अली इज टॉलर देन अकबर एंड अहमद इज टॉलर देन अली, हु इज द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन को पहले गौर से आपने पढ़ना है। क्वेश्चन करने से पहले ना आपने इसको गौर से पहले पढ़ना है एंड देन इस क्वेश्चन का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। अली इज टॉलर देन अकबर एंड अहमद इज टॉलर देन अली, हु इज द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन देखें, अली, पेंसिल किधर गई, अली, अली बड़ा है अकबर से एंड अहमद इज टॉलर देन अली, और अहमद बड़ा है अली से। सबसे छोटा कौन हुआ? हु इज द शॉर्टेस्ट। अब कॉन्सेप्ट देखो, अली अकबर से बड़ा है और अहमद अली से बड़ा है, मतलब अहमद सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? अकबर। सिंपल, राइट ऑप्शन इज बीटा, अकबर हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। सना इज ओल्डर देन हिना, सना हिना से बड़ी है। सना क्या है? हिना से बड़ी है। एंड जारा इज यंगर देन हिना, हु इज द यंगेस्ट। आप एक कॉन्सेप्ट देखो, आप लिखो सना बड़ी है हिना से, ठीक है। जारा इज यंगर देन हिना, मतलब हिना बड़ी है जारा से। हमने क्या बताना है? यंगेस्ट कौन है। अब यंगेस्ट हमने मालूम करना है। सना बड़ी है हिना से, हिना बड़ी है जारा से, सबसे यंग कौन है? जारा। अगर क्वेश्चन में आ जाए सबसे बड़ा कौन है या ओल्डेस्ट कौन है, तो ऑब्वियसली सना सबसे बड़ी होगी। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज जारा। क्या होगा? जारा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, बिलाल इज यंगर देन उस्मान बट ओल्डर देन हमजा। देखो, बिलाल छोटा है उस्मान से। अच्छा, हम इसे ये लिख सकते हैं कि उस्मान बड़ा है बिलाल से। क्या हम ये लिख सकते हैं कि उस्मान बिलाल से बड़ा है? हम इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं ना। उन्होंने लिखा बिलाल छोटा है उस्मान से, मतलब यही हुआ कि उस्मान बड़ा है बिलाल से। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स, यस। अच्छा, उस्मान बड़ा है बिलाल से एंड बिलाल बड़ा है हमजा से। बिलाल बड़ा है हमजा से, सबसे बड़ा कौन होगा? उस्मान बड़ा है बिलाल से, बिलाल बड़ा है हमजा से, सबसे बड़ा उस्मान। सो कॉन्सेप्ट आपने ये क्वेश्चन हल करते हुए ना छोटे बड़े में नहीं फंसना, आपने वाइस वर्सा करके कॉन्सेप्ट सेम निकाल लेना है, बड़ा कौन है। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अजहर वाज बोर्न इन 2000। अजहर 2000 में पैदा हुआ, जवेद 2005 में पैदा हुआ। असलम इज ओल्डर देन जवेद बट यंगर देन अजहर, हु इज द ओल्डेस्ट। सबसे पहले एक छोटा सा मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओ, अजहर 2000 में पैदा हुए और जवेद 2005 में, इनमें बड़ा कौन होगा? अजहर बड़ा होगा या जवेद? जो बंदा 2000 में पैदा हुआ वो बड़ा होगा या 2005 वाला बड़ा होगा? आप कहोगे सर अजहर जो है ये बड़ा होगा और जवेद छोटा होगा, ऐसा ही है। अब दूसरी चीज की तरफ आ जाओ। असलम इज ओल्डर देन जवेद, असलम जो है वो जवेद से बड़ा है बट यंगर देन अजहर, अजहर से छोटा है जवेद से बड़ा, मतलब वो दरमियान में आ गया असलम। सबसे बड़ा कौन हुआ? ओल्डेस्ट कौन हुआ? सबसे बड़ा कौन हुआ? आप कहोगे सर अजहर सबसे बड़ा हुआ। सबसे बड़ा कौन हुआ? अजहर सबसे बड़ा हुआ। यही क्वेश्चन होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा के देते हैं आपको क्वेश्चन। ये घुमाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। आपने इसे घुमाने में नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अली इज यंगर देन अहमद। अली यंगर है अहमद से।
क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अहमद बड़ा है अली से? क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? उन्होंने तो ये बोला कि अली छोटा है अहमद से, लेकिन हम, मैं चाहता हूं कि हम ऐसे लिखें अहमद बड़ा है अली से। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़े। अली इज यंगर देन अहमद एंड यकूब इज ओल्डर देन अहमद, हु इज द यंगेस्ट? अब अहमद बड़ा हो गया अली से और यकूब बड़ा है अहमद से। यंगेस्ट कौन हुआ? देखें, यकूब अहमद से बड़ा है, मतलब ये देखें, ये इधर आ गया यकूब। यकूब सबसे बड़ा, अहमद दरमियान वाला और अली सबसे छोटा इस सिचुएशन में। सो द राइट ऑप्शन विल बी अली। आसान है, थोड़ा सा आपको अपने जहन को ना ओपन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आयशा इज टॉलर देन सारा। आयशा बड़ी है सारा से। हिना इज शॉर्टर देन सारा। हम लिख सकते हैं कि सारा बड़ी है हिना से। उन्होंने लिखा है हिना शॉर्टर है सारा से, हमने इसको ऐसे करके ऐसे लिख दिया कि सारा बड़ी है हिना से। हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबी कौन है? आयशा सना से लंबी, सारा से लंबी है, सारा हिना से लंबी है। तो सबसे लंबी आयशा। सबसे छोटी हाइट किसकी हुई? हिना की। दरमियान वाली कौन हुई? सारा। सो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में याद रखना है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, अहमद स्कोर्ड मोर मार्क्स देन बिलाल। अहमद ने बिलाल से ज्यादा मार्क्स की। हमजा स्कोर लेस देन बिलाल। हम इसको लिख सकते हैं कि बिलाल ने हमजा से ज्यादा किए। बिलाल ने हमजा से ज्यादा किए। किसने सबसे ज्यादा स्कोर किए? अहमद ने बिलाल से ज्यादा किए, बिलाल ने हमजा से ज्यादा किए। तो सबसे ज्यादा किसने किए? अहमद ने। सबसे कम किसने किए? हमजा ने। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, जैन इज यंगर देन अली एंड अली इज यंगर देन उमैर, हु इज द ओल्डेस्ट? हम यंगर की तरफ नहीं जाएंगे, आपने कॉन्सेप्ट एक ही रखना है। आप ओल्डर ही बनाओगे, आप हमेशा ओल्डर वाला सीन ही करोगे, उल्टा कर लोगे। उन्होंने कहा जैन इज यंगर देन अली, हमने कह दिया अच्छा जी अली बड़ा है जैन से। हम कॉन्सेप्ट एक ही याद रखेंगे, वो ये बड़े वाला। अली छोटा है उमर से, मतलब हम लिख सकते हैं उमैर बड़ा है अली से। सबसे बड़ा कौन होगा? अली बड़ा है जैन से, लेकिन उमैर अली से भी बड़ा है। सो सबसे बड़ा उमैर, सबसे छोटा जैन। अक्सर क्वेश्चन यही आता है, बड़े वाला और छोटे वाला, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट। सो सबसे बड़ा यहां पे उमैर, यहां पे जैन। मैंने आपको क्या बोला, जो कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीज है वो क्या है? यहां पे उन्होंने यंगर बोला हुआ है, मतलब जैन अली से छोटा है। लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये याद रखेंगे कि अली बड़ा है जैन से। हम इसका उलट करेंगे, यंगर या शॉर्टर हाइट या कम वाली चीज हम नहीं रखेंगे, हम उसको उल्टा करके बड़ा कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है मैंने जो बोला है? इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है जो मैंने बोला है? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है, मुझे इन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होगा ना, आपके आगे जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा, आप उस कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को रट्टा लगाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? सो दीज आर सम क्वेश्चंस अबाउट द रैंक सेंस। ठीक है? नेक्स्ट हमारी बेटा जो टाइप है, जो नेक्स्ट हम अभी टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज प्राइस रिलेटेड एंड डजन रिलेटेड। मुझे आप लोग एक कॉन्सेप्ट बताओ, मैं आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं, मुझे वो कॉन्सेप्ट का जवाब दे दो कि बेटा दर्जन चीजें में कितनी चीजें होती हैं? एक दर्जन में कितनी चीजें? 12। अच्छा, 12 के अगर 3 हिस्से बनाए जाएं तो कितनी कितनी चीजें आएंगी? अगर 12 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो चार चार चीजें आएंगी।
सॉरी 3 हिस्सों में दिए। और अगर 12 को 4 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो कितनी कितनी चीजें आएंगी? 3 3। अगर 12 चीजें उनको 4 बंदों में डिवाइड करना है तो 3 3 ही आएंगी ना चीजें चारों को। और अगर 12 चीजें हैं 3 बंदों में डिवाइड करनी है तो 4 4 चीजें आएंगी। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट की मदद से अगर आप करोगे ना, ट्रिक की मदद से, तो क्वेश्चन जल्दी हल हो जाता है। सो अगर आप ये दो चीजें याद रखेंगे ना, आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये याद नहीं रखोगे फिर आपको लेंथी वे की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों वेज से मैं समझाऊंगा आपको। ओके, इफ 1 दर्जन पेंसिल्स कॉस्ट ₹27, अगर 1 दर्जन पेंसिलें 27 की हैं तो 4 पेंसिलें कितने की हैं? 1 दर्जन में 12 होती हैं चीजें और 27 रुपए की हैं। आपने कितने पेंसिलों की कीमत मालूम करनी है? 4। 3 पे डिवाइड कर दो, इसको भी 3 पे डिवाइड कर दो। 4 पेंसिलें 9 रुपए की। अब लेंथी वे ये है, लेकिन हमने कितना शॉर्ट वे अपना लिया। हमने 3 पे डिवाइड किया 12 पेंसिलों को, वो 4 पेंसिलें आ गई। इधर 27 को 3 पे डिवाइड किया, वो 9 आ गया। यही तो हमें चाहिए था, 4 पेंसिलों की कीमत 9 रुपए हो गई। सो ये है शॉर्ट वे। अगर लेंथी वे की तरफ जाओगे, पहले आप एक एक चीज की कीमत निकालोगे, फिर आप 4 को उसके साथ जरब दोगे, फिर जवाब आएगा। और वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है, ओके। इफ 1 डजन पेंसिल्स कॉस्ट ₹60, अब देखो 12 पेंसिलें हैं वो 60 रुपए की हैं। 5 पेंसिल्स की कीमत निकालो। अब हमें पता है कि 12 पेंसिलों को हम 5 में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 12 पेंसिलें 60 की हैं तो एक पेंसिल कितने की है? 5 रुपए की। 12 5 60। 5 पेंसिलें कितने दी हैं? 5 × 5 25। इजी। अपने दिमाग से काम लेना है, रफ अमल भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑन स्क्रीन हल कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखें। 1 दर्जन अंडे 24 के हैं तो 7 अंडे कितने के? अब देखो 1 दर्जन में चीजें होती हैं 12। 12 चीजें कितने की? 12 अंडे 24 के हैं। एक अंडा कितने का है? 2 रुपए का। 7 अंडे कितने हैं? 7 × 2 14 रुपए की। सो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन विद इन 5 और 6 सेकेंड्स हल हो जाता है। कितनी आसानी से। इजी हैं ये क्वेश्चंस? इजी लग रहे हैं? लगने चाहिए इजी आपको वैसे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 डजन एप्पल्स कॉस्ट ₹36, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल्स? वही सेम चीज देखो, 12 एप्पल्स 36 के हैं तो एक एप्पल बेटा कितने का होगा? 3 रुपए का। 9 एप्पल कितने के होंगे? 9 × 3 27 रुपए के 9 एप्पल्स हो जाएंगे। ओके, आज की हमारी एडवर्टाइजमेंट तो रही गई। बेटा ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 0306 68 92 208। AFNS या किसी भी ब्रांच की आप आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहें, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल AFNS का कंप्लीट कोर्स भी स्टार्ट है, क्विक भी स्टार्ट है, एंड हमारा PMA का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, जो स्पेशल कोर्स 159 के लिए। ठीक है, मम्मा की बोल भाई, जस्ट बेटा भाई। ओके, सो नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मम्मा की कॉल आए, पापा की कॉल आए, सिस्टर की कॉल आए, ब्रदर की कॉल आए, बीवी हस्बैंड की कॉल आए, इन्होंने चुक लेदा है, बाकी भावें जान दो। ठीक है, ओके। इफ द प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज ₹48, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 पेन्स? सो 6 पेन्स की कीमत अगर 48 रुपए है तो एक पेन की बेटा कितनी होगी? 8 रुपए। 10 पेन्स की कितनी होगी? 10 × 8 80 रुपए। सिंपल। ओके, 1 दर्जन बनानास की कीमत 120 रुपए है, यानी 12 केले 120 के हैं। एक केला 10 रुपए का। 3 केले 3 × 10 30 रुपए के। सो ये सिंपलेस्ट वे है इन क्वेश्चंस को हल करने का। आप इनको इजीली कर सकते हो हल इस तरह से। ओके, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ इफ 12 notebooks cost ₹240, what is the price of 5 notebooks? इजी क्वेश्चन है। 12 नोटबुक्स 240 रुपए की हैं अगर,
तो बेटा एक नोटबुक कितने की होगी? 20 रुपए की। 5 नोटबुक्स कितने की होंगी? 5 को 20 से जरब दो, 100 जवाब आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है बेटा, इफ 6 पेंसिल्स कास्ट ₹30, अगर 6 पेंसिलें 30 की हैं, 6 पेंसिलें अगर 30 की हैं तो एक पेंसिल कितने की होगी? 5 रुपए की। 12 पेंसिलें कितने की होंगी? आप इनको डबल भी कर सकते हैं, 6 30 की हैं तो 12 60 की होंगी। सिंपल। सो ये इजीएस्ट वे है इन क्वेश्चंस को टैकल करने का। आपने ऑन स्क्रीन इनको करना, और पेपर में एज सच इस टाइप के मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, आसान होते हैं, लेकिन थोड़े से जरा घुमाए होते हैं। या तो वो वैल्यू आपसे पूछते हैं 3 चीजों की या 4 चीजों की, अक्सर जो पेपर में आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारी, जिससे मैं जान छुड़वाता हूं, ब्लड रिलेशन। ये होते आसान हैं, लेकिन ये समझाना बड़े मुश्किल है। अब ब्लड रिलेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं? आपकी फुफ्फी की, ताई की, मम्मा की बेटी आपकी क्या लगी? आपकी माँ का भाई की बेटी आपकी क्या लगी? आपके दादा का बेटा आपका क्या लगा? अब आपसे क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, ब्लड रिलेशन का। आप मुझे बताएं, आपके दादा का बेटा आपका क्या लगेगा? आपके दादा अबू हैं, उनका बेटा आपका क्या लगेगा? आपका अबू लगेगा। ठीक है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है, आपके बहन, आपके अबू की एक बहन है, बहन का एक बेटा है, वो बेटा आपका क्या लगेगा? आपके अब्बू की बहन, बहन का बेटा, वो आपका क्या लगेगा? वो आपका कजन लगेगा। सो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसान ऐसे करके ना ऐसे घूम जाए। ब्लड रिलेशंस के लिए हमेशा याद रखना कि कोई भी रिलेशन आए उसको अपनी फैमिली पे ले जाए। आपका क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। अगर आप चाहते हो कि ब्लड रिलेशन आप इजीली हल कर सको, तो उसके लिए ब्लड रिलेशन की जो सिचुएशन आपको आए ना, उसको आप अपनी फैमिली पे ले जाओ, इंशाल्लाह क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मतलब अब देखना, क्वेश्चन नंबर 1, इफ माई ब्रदर्स सिस्टर इज योर मदर, व्हाट इज माई रिलेशन टू यू? माई ब्रदर्स सिस्टर, मैं अपनी फैमिली पे लेके जा रहा हूं, मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन मेरी बहन लगी या नहीं लगी, मुझे आप ये बताओ। मेरे भाई की बहन मेरी बहन लगी, मेरी बहन आपकी मम्मा है, तो मैं आपका क्या लगा? मेरी बहन आपकी मम्मा है, तो मैं आपका क्या लगा? मैं आपका मामू नहीं लगा? रियल टाइम अगर देख लें तो मामू लगा। और आप मेरे क्या लगे? अगर ये तो आ गया माई रिलेशन टू यू, तो आपने अंकल बता दिया। अगर आ जाता यूर योर रिलेशन विद मी, तो आप मेरे क्या लगेंगी? आप कहेंगी सर मैं आपकी नीस लगूंगी, या अगर नीस नहीं होगा तो नेफ्यू आएगा इधर आंसर। सो आपको दोनों तरह से रिलेशन को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर्स सन। अब देखो, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर्स सन, मेरे भाई के बेटे की बहन, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है। मेरे भाई का एक बेटा है, उसकी बहन मेरी क्या लगेगी? नीस लगेगी। मेरी बांजी नहीं लगेगी। मेरे भाई की जो बेटी है, भाई के बेटे की बहन भाई की बेटी हुई ना, तो भाई की बेटी क्या लगती है? नीस लगती है। ये मैं आपको क्वेश्चन 3 ऊपर पढ़ा चुका हूं, माई सिस्टर इज योर मदर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ बी। अब देखो, ए जो है ना, ये बी का फादर है, बट बी इज नॉट एज सन, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो क्या होगा? बेटी होगी। अच्छा, अगर ये बेटी ये कह रही है कि सर आपने कहा था कि नीस कभी नहीं लगाना, नेफ्यू लगाना है। हाँ, ये देखो जैसे ये आ गई सिचुएशन,
अब सिस्टर पूछ ली गई है इसलिए हमने नीस लगाया। अगर तो जेंडर कंफर्म ना हो तो पेपर में हमेशा आप नेफ्यू जवाब लगाओगे, नीस नहीं लगाओगे। यहां पे तो जेंडर कंफर्म है ना सिस्टर, दैट इज वाई हमने नीस लगा दिया। लेकिन अगर जेंडर कंफर्म ना हो किसी क्वेश्चन में, लाइक इस क्वेश्चन में योर रिलेशन विद मी, यहां पे जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर पेपर में नीस भी आ जाए नेफ्यू भी आ जाए तो आपने अपने आप को लड़का समझना है और आपने नेफ्यू आंसर लगाना अगर दोनों आ जाए। अगर दोनों में से एक हो नीस या नेफ्यू तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर जहां पे जेंडर कंफर्म ना हो नीस और नेफ्यू के हवाले से तो आप अपने आप को लड़का समझोगे, लड़की नहीं समझोगे। आप फिर नीस नहीं लगाओगे, नेफ्यू लगाओ। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, इज ब्रदर ऑफ ए, बी ए का ब्रदर है, सी इज द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है सी, तो ए और सी के दरमियान क्या रिलेशन है? लो जी, बी और ए आपस में भाई हैं या सिबलिंग्स हैं। बी की बेटी ए की क्या लगेगी? मतलब आपके अब्बू जान और ये आपके दूसरे चचा हैं, तो आप अपने चचे की क्या लगती हैं? भतीजी, नेफ्यू या नीस लगती हैं आप। लेकिन वो जो ए है वो आपका क्या लगेगा? वो आपका चाचू लगेगा, अंकल। अगर अंकल नहीं होगा तो आंटी जवाब होगा। इन दोनों में से कोई एक जवाब आपके पेपर में आया होगा, या तो आंट आएगा या अंकल आएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर्स ब्रदर इज माई, माय फादर्स ब्रदर, माय फादर ब्रदर, ये देखे ना, माय फादर्स ब्रदर, मेरे अब्बू का भाई, मेरा क्या लगा? मेरे अब्बू का भाई मेरा चाचा लगा, तो अंकल हो जाएगा। इसको आप इजी वे में लिया करें अपनी फैमिली पे। माय मदर्स डॉटर, मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी मेरी क्या लगेगी? बहन लगेगी, सिस्टर लगेगी। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, माय ब्रदर्स डॉटर, मेरे भाई की बेटी मेरी क्या लगेगी? नीस लगेगी। सो दीज आर सम सिंपल क्वेश्चंस एंड लेकिन ये घुमा देते हैं लिटरली। मैं ये खुद कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस जो है ना ये घुमा देते हैं, ये क्वेश्चंस घुमा देते हैं, ये क्वेश्चंस वाकई घुमा देते हैं। ठीक है, पेपर में तो वैसे ही इंसान घुमा होता है और वहां पे जाके इंसान मजीद घूम जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन मजे की बात, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और जो मैंने पढ़ाए हैं इनमें से भी रिपीट होगा। कंप्लीट वालों को या क्विक वालों को जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो मैंने क्वेश्चन भी बता दिए जो इंशाल्लाह आएंगे। ओके जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा हमारी जो टाइप है वो बेसिक मैथमेटिक्स है। हम कर चुके हैं इसीलिए लग रहा है इजी। यस, अगर आप पहले कर चुके हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चंस वेरी इजी लगे। और अगर आप कंप्लीट कोर्स से हैं तो फिर तो मजीद इजी लगने चाहिए क्योंकि आपने इसकी एडवांस फॉर्म भी पढ़ी हुई है। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स हमारी बेटा नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 14। और बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हैं जो मैंने इसमें मिक्सअप की हैं। ठीक है, सो मैंने 2-3 टाइप्स इसमें मिक्सअप कर दी हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइप्स पढ़ी जा सकें इसमें। डीमास रूल का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। डीमास रूल क्या होता है? डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ये 4 तरह के जो एक्शंस आप कह लें या ये जो है ना वो चीजें, ऑपरेशंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन। अगर ये चारों चीजें एक ही एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाएं, पहले हम डिवीजन का अमल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का।
इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, मेरे साथ अगर आप रिपीट कर लेंगे तो अच्छा होगा। पहली चीज रिपीट करें कि 1/10 का मतलब होता है 1/10। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/5 का मतलब होता है 1/5। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। हाफ का मतलब होता है 1/2। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्विक मैथमेटिक्स में या बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो हम पहले करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हल होते हैं इनके। पहला क्वेश्चन बेसिकली तो ये उसमें होना चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन में, लेकिन इधर अगर आ गया तो देख लेते हैं इसको। इफ 5 men फिनिश ए वर्क इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल 10 men टेक? इसके लिए आपने बेसिक सा फार्मूला याद रखना है, जो चीजें दी गई हूं ना। 5 men है, आपने लिखना है M1, मल्टीप्लाई कर देना है D1 इज इक्वल टू M2D2। आपका फार्मूला तैयार होगा, आपका वेरी इजी वेरी सिंपल फार्मूला तैयार हो गया। M1 कितने हैं? 5 बंदे हैं, दिन 10 है। अब उन्होंने बंदे बढ़ा दिए 10, तो डेज हमने देखने हैं कितने होंगे। तो ऑब्वियसली 10 से 10 आप खत्म कर दो, डेज आपके 5 लगेंगे। वेरी इजी। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए तो फार्मूला यही रहेगा, याद रखें। M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2। बस। मुश्किल भी आ सकता है, ये तो समझाने के लिए सिंपल सा है ना। मुश्किल भी क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला यही रहेगा। अच्छा जी, अब देखना, अब घूमोगे आप लोग और मुझे भी घुमाओगे। बेटा मार्कर आप लोग नहीं यूज कर सकते, मैं इधर कर रहा हूं ना मार्कर यूज। ओके। इफ 5 students write 5 papers in 5 minutes, how much times does one student take to write one paper? 5 स्टूडेंट 5 पेपर लिखते हैं 5 मिनट। तो एक स्टूडेंट एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा? 5 मिनट में ही लिखेगा, क्योंकि 5 बंदे हैं ना। 1 2 3 4 5। 5 बंदे एक एक पेपर लिख रहे हैं। 25 पेपर नहीं लिख रहे, 5 पेपर लिख रहे हैं। एक बंदा ये पेपर 5 मिनट में लिख रहा है, एक बंदा ये 5 में, एक बंदा ये 5 में, एक बंदा ये 5 में, एक बंदा ये 5 में। इसलिए इनको कलेक्टिवली 5 मिनट लिख रहे हैं, 5 बंदों को 5 पेपर लिखने के लिए। तो एक बंदा एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा? 5 मिनट में ही लिखेगा। अब आ जाता है दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एक बंदा 5 पेपर लिख रहा है 5 मिनट में, अब बंदा एक है, पेपर 5 लिख रहा है, 5 मिनट में 5 पेपर ये लिख रहा है। तो एक बंदा एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा? 1 मिनट में लिख देगा, क्योंकि 5 मिनट में 5 पेपर एक बंदा लिख रहा है ना। ऊपर 5 बंदे थे, 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहे थे, मतलब एक बंदा एक पेपर 1 मिनट में लिख रहा था। यहां पे एक बंदा है और 5 पेपर हैं। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि एक बंदा एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा, तो हम कहेंगे सर जी 1 मिनट में लिख देगा। ये दोनों क्वेश्चंस का सिनेरियो आपको आना चाहिए, ठीक है? ये सिनेरियो आपको आना चाहिए। 4 workers complete a task in 12 days. How many days will 8 workers take? अगर 4 वर्कर्स हैं, वो 12 दिनों में काम करते हैं, तो 8 वर्कर कितने में करोगे? फॉर्मूला वही, W1 D1 W2 D2। हमारे पास W1 4 है, डेज हमारे पास 12 हैं। अब W2 वर्कर्स हमारे पास 8 हो गए, तो D2 कितने होंगे? आप चुप करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 4 = 48, 48 और इधर से 8 पे डिवाइड कर दो। हमारे पास ये निकल आएंगे डेज, 6 दिन लगे। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 10 pens कॉस्ट ₹100, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? अगर 10 पेन है, 10 पेन बेटा 100 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा? ऑब्वियसली सिंपलेस्ट थिंग इज 10 रुपए का। मल्टीप्लीकेशन हमें करनी है।
इफ 3 बुक्स कास्ट ₹150, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स। अब देखो 3 किताबें 150 की हैं, तो 6 कितने की होंगी, डबल कर दो, 300 की हो जाएगी। इफ 2 men डू अ वर्क इन 8 days, हाउ मैनी डेज विल 4 men टेक। अच्छा, मैथ्स में जो मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा था वो कोई नहीं है, सो उसको मैं खुद लिखता हूं और खुद आपको समझाता हूं। अगर 2 आदमी 8 दिन में एक काम करते हैं तो 4 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे। आदमी डबल हो गए हैं तो दिन आधे हो जाएंगे, 4 days। जो क्वेश्चन मैं समझाना चाहता था वो ये है, क्वेश्चन है 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो डीमास रूल क्या कहता है कि डिवीजन का अमल पहले होगा। डीमास रूल क्या कहता है, डिवीजन का अमल पहले होगा। हम इसको डिवीजन करेंगे, 2 + 1 = 3, 3 आंसर आ जाएगा। सो ये भी डीमास रूल का क्वेश्चन है। एक और मैं डीमास रूल का क्वेश्चन समझाता हूं, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये डीमास है। अब डीमास क्या कहता है, पहले डिवीजन का अमल होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन का अमल होगा, फिर एडिशन का अमल होगा, एंड देन सब्ट्रैक्शन का अमल होगा। यही कहता है ना डीमास रूल। तो सबसे पहले हम किसका अमल करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। 3 + 4, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 7। तो ये 2 क्वेश्चन है डीमास रूल के हवाले से। आपको ये डीमास रूल के क्वेश्चंस बेसिक मैथ में काफी पूछे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे जिसका नाम है, जो मैंने आपको पहले पहल वो चीजें समझाई थी, 1/3, 1/5 किसे कहते हैं, दोबारा से एक दफा रिपीट करते हैं। 1/3 बेटा कहते हैं 1/3 को, 1/5 बेटा कहते हैं 1/5 को, क्वार्टर बेटा कहते हैं 1/4 को या 1/4 को, 1/5 कहते हैं 1/5 को, 1/10 कहते हैं 1/10। ये आपको आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक मैथ का, ये वाले वो कैसे आते हैं, वो कहते हैं जी 1/3 ऑफ 120। अब देखो 1/3 क्या होता है, 1/3। जब हम इसके 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, मैं मजीद आपको कोई खाली स्पेस देखता हूँ, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये स्पेस खाली है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बेसिक मैथ में से वो कैसा पूछ सकते हैं, वो कहते हैं क्वार्टर ऑफ 120। अब क्वार्टर होता क्या है, क्वार्टर हम कहते हैं 1/4 को। जब हमें इससे 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मजीद किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, वो कहते हैं हाफ ऑफ हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 90 इज। अब ये देखिए, इस टाइप का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये भी करना आना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का माइक बंद करता हूँ, क्योंकि हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 90 इज, हाफ बेटा कहते हैं 1/2 को, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे विद द 90। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 15। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पेपर में आते हैं। एक और क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 1/3 ऑफ 90। अगर ना आए तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि सर नहीं आया। 1/3 1/3 को कहते हैं, मल्टीप्लाई जब 90 के साथ करोगे तो ये 30 आंसर आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा पूछे जाते हैं आपको। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये क्या है, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, अब हम अपनी अगली टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज टाइप नंबर आई थिंक सो 15। ओके, सो बेटा अब हम 15 नंबर टाइप को डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं एज प्रॉब्लम्स।
मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल पूछना चाहता हूं। आप अभी 8 साल की हो। फर्ज करो कि आप जो मेरे पास इधर लाइव पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, आप 8 साल के हो। आपका एक भाई है, वो 2 साल का है। जब आपका भाई 5 साल का हो जाएगा, आप कितने सालों की हो जाएगी? आप अभी 8 साल के हो, आपका भाई 2 साल का है। जब आपका भाई 5 साल का होगा, आप कितने साल के होंगे? आप विदाउट एनी हेजिटेशन या रुके, आप कहेंगे सर हम 11 साल के हो जाए। यही क्वेश्चन है। एज रिलेटेड क्वेश्चंस यही होते हैं। वो आपसे डिफरेंट एजेस के क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी की एज डबल है, किसी की एज ट्रिपल है, आपकी एज क्या होगी, उसकी बहन की एज क्या होगी, हम उनको हल करते हैं। ठीक है, हम उनको हल करते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले हम ये कर लेते हैं। इफ अली इज 5 years ओल्डर देन अहमद टूडे, आज अली 5 साल बड़ा है अहमद से, ही विल स्टिल बी 5 years ओल्डर आफ्टर 10 years। तो 10 साल के बाद वो कितने साल बड़ा होगा अहमद से? वो हमेशा 5 साल ही बड़ा रहेगा अहमद से। वो पूछे 20 साल के बाद अली अहमद से कितना बड़ा है, तो वो 5 साल ही बड़ा रहेगा। ये चीज अपने कॉन्सेप्ट में बिठा लो कि हमेशा हमेशा जब उन्होंने बोल दिया कि अली इज 5 years ओल्डर देन अहमद टूडे, आज अली 5 साल बड़ा है अहमद से, 20 साल बाद भी अली 5 साल बड़ा ही होगा अहमद से, 50 साल बाद भी अली 5 साल बड़ा ही होगा अहमद से। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अली अहमद से बड़ा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं। हमेशा अली 5 साल बड़ा ही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इफ अलीज प्रेजेंट एज इज 5 years। अब पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अली की जो अभी एज है वो कितने साल है? अली अभी है 5 साल का। सिदरा इज टिवाइस हिज एज। तो सिदरा की एज अभी क्या है? सिदरा की ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, 10। वट विल बी सिदराज एज व्हेन अली टर्न्स 11। जब अली 11 सालों का होगा तो सिदरा कितने सालों की होगी? मुझे आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ। अली अभी 5 साल का है, वो 11 साल का कितने सालों के बाद होगा? 6 सालों के बाद होगा। 6 सालों के बाद होगा ना? तो 6 सालों के बाद सिदरा कितने सालों की हो जाएगी? 16 साल की। अगर आपने सही जवाब है ये चेक करना हो ना, तो सबसे आसान तरीका पता क्या है? इन दोनों का गैप देखो। 10, कितने सालों का गैप है? 5 सालों का। इन दोनों का गैप देखो, सही आंसर का और इसका, 5 सालों का। आप गैप की मदद से भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अगर अभी 11 सालों का है, 16 और 16 में से 11 माइनस किए 5, इट मीन्स 5 का गैप। ठीक है, यही जवाब। आप गैप की मदद से भी क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हो, बल्कि आसान है ये, जरूरत ही नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूं, फिर अभी आसान हो जाएगा। अहमद इज 10 years ओल्ड। अहमद 10 सालों का है और उसका भाई 5 years ओल्डर है। उसका जो ब्रदर है वो 5 साल बड़ा है, मतलब भाई उसका 15 साल का है। वट विल बी हीज एज आफ्टर 3 years। ब्रदर की एज 3 साल के बाद कितनी होगी? ब्रदर 3 साल के बाद 15 + 3, 18 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ होते या हम ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करके गए होते, दैट इज वाई हमें ये मुश्किल लगती है। नेक्स्ट, सारा इज 12 years ओल्ड। सारा 12 सालों की है। हिना 4 years यंगर। हिना 4 साल छोटी है। अब 12 - 4, 8 साल की हो गई हिना। यही उन्होंने पूछा, हिना की एज क्या है? 8 साल। चीज सिंपल सी है, सिर्फ जमा माइनस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अली इज 15 years ओल्ड आफ्टर 5 years, व्हाट विल बी हिज
एज। अली अभी कितने सालों का? 15 का। 5 साल के बाद कितने का होगा? 15 + 5 20 का हो जाएगा। A father is 40 years old and his son is 10 years old. What is the age difference? 40 - 10 30। A girl is 18 years old. What was her age after 5 years? नहीं सॉरी, आफ्टर नहीं लिखा हुआ। 5 years अगो, यानी 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी? 18 में से आपने 5 निकाल ले, 13 आंसर आ गया। अच्छा, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूं इधर, इंशाल्लाह उस क्वेश्चन की मदद से आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अली इज 9 years old and sister age is 5 times. What is, या what will be the sister's age when Ali turned 16? लो जी, अली 9 साल का है और उसकी बहन 5 times बड़ी है। वट विल बी द सिस्टर एज व्हेन अली टर्न 16? आपने एक कॉन्सेप्ट को समझना है इस क्वेश्चन के। अली कितने सालों का है जी? 9 साल का। और उसकी बहन 5 times है, यानी उसकी सिस्टर की एज अभी कितनी है? 9 × 5 = 45, 45 years। अली जब 16 साल का होगा तो उसकी सिस्टर कितने सालों की होगी? अली 16 सालों का कितने सालों के बाद होगा? 9 × 8 7, 16। तो इसमें भी जमा 7 कर दें, ये 52 की हो जाएगी तब। यही कॉन्सेप्ट आपका पेपर में लगेगा। यही सिंपल सेम कॉन्सेप्ट आपका पेपर में लगेगा। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपका पेपर में लगे। यही सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका पेपर में लगे। ठीक है। तो ये हमारी बेटा टाइप थी जिसे हम कहते हैं एज रिलेटेड या एज प्रॉब्लम एमसीक्यूज। ये होते हैं एज प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपका एएफएनएस प्रैक्टिस टेस्ट है 3, वो हम देख लेते हैं। ये आपने खुद प्रैक्टिस करना होगा। अली इज टॉलर देन बिलाल एंड, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, अली इज टॉलर देन बिलाल, बिलाल इज टॉलर देन हमजा, हु इज शॉर्टेस्ट? अली, बिलाल, हमजा कैन नॉट से। Question number 2. If 1 dozen eggs cost rupees 60, what is the price of 6 eggs? 20, 25, 30, 35. My father's daughter is my brother, sister, uncle, nephew. Question number 4. If 6 workers finish a task in 10 days, how many days will 12 workers take? 4, 5, 6, 8. Question number 5. Ali is 8 years old. His sister is 4 years old. What will be his sister's age after 2 years? So sister की एज क्या होगी 2 साल के बाद? 4 years older है, ये याद रखिएगा। So these are some questions for AFNS test practice test 3. Okay. और आज की इस वीडियो में हमने बेटा रैंकिंग सेंस डिस्कस किया, डजन एंड प्राइसेस को डिस्कस किया, ब्लड रिलेशन को, बेसिक मैथ्स को और एज प्रॉब्लम्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर आई थिंक सो हमारा 5 होगा या 4 होगा, लेक्चर नंबर 5 होगा जी। डे 3 लेक्चर नंबर 5 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। ओके। इन टाइप्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर विद लार्ज नंबर एंड मल्टीप्लाई देम द आंसर। सर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? कुछ भी नहीं करना, मैं इसका एक आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, एक सवाल समझा देता हूं। डजन वाला मैंने समझा तो दिया बेटा। ओके। एक बेटी का क्वेश्चन है कि सर
एक बेटी का क्वेश्चन है सर कि ये जो स्मॉलर और लार्ज नंबर वाला होता है वो कैसे करें। वो उन्होंने 3 नंबर दिए होते हैं, मतलब फर्ज करो नंबर है 4, 16 और 9। ये 3 नंबर दे दिए। उन्होंने कहा मल्टीप्लाई, या इसको 10 कर लो, 9 ही ठीक है, जो मर्जी आ जाए। ओके, आपको 3 डिजिट्स दे दिए गए। अब उन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई द स्मॉलर डिजिट्स या स्मॉलर नंबर्स एंड एट द लार्ज नंबर। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने जो नंबर है इनको जब पहले उन्होंने कहा स्मॉलर डिजिट्स को या स्मॉलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। स्मॉलर कौन कौन से हैं, 4 है और 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करने से 36 आता है। फिर उन्होंने कहा लार्ज नंबर को ऐड कर दो, 36 में 16 जब ऐड करोगे तो ये आई थिंक सो 52 बन जाएगा। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। सो आप, ये तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, अब तो आर्मी में ये पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है। सो 10 मिनट के बाद दोबारा से।